पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कश्मीर में भी लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में अब वहाँ पर क्या स्थिति है और जब ये हमला हुआ तो उसके बाद किस तरीके के वहाँ पर हालात हुए हैं, इस सब मामलों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो घटना हुई है, इसने सर पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। आप अगर, क्योंकि आप बेहतरी से जानते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, ये हमला आखिर हुआ कैसे हुआ होगा और क्या उसके बाद सरकार के कदम सही रहे? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि कश्मीर इतना बड़ा है एरिया में और सारा टेरेन जो है वो सब पहाड़ी है और इन पहाड़ों के पीछे, इन गुफाओं में, इन जंगलों में कौन कहाँ रहता है ये बड़ा मुश्किल है। और फौज पिछले 35 वर्षों से, पुलिस, सीआरपी और बॉर्डर पे बीएसएफ भी, ये उनसे लड़ती आई है और अवाम भी लड़ती आई है और हज़ारों लोग मारे गए हैं। तो इसकी तो जब तहकीकात होगी और अभी एनआईए तक जितने भी एजेंसियां, लोकल पुलिस से लेकर एनआईए तक, वो सब इसमें जुड़ी हैं, तो वो तो पता लग ही जाएगा आखिर में। लेकिन सवाल है कि हमारा नुकसान हुआ इस घटना में और पुरानी जितनी भी घटनाएं हुई उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि धर्म की बुनियाद पे कभी नहीं मारा जाता। कभी घटना हुई, चाहे दूसरे धर्म के लोग मारे गए, लेकिन ये पूछ के नहीं किया गया क्योंकि वो साफ टारगेट थे कि शायद वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी तो इसलिए मारे गए। तो पर्टिकुलर धर्म के हुए, सब धर्मों के मारे जाते, मुस्लिम भी, हिंदू भी, दूसरे भी, लेकिन पूछ के कभी नहीं किया गया। और रिएक्शन भी इसीलिए ज़्यादा हुआ है कि कश्मीर में ये धर्म की राजनीति को नहीं मानते हैं। सेपरेटिज़म और कम्युनलिज्म दो अलग चीज़ें हैं कश्मीरियों के लिए, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। सेपरेटिज़म पॉलिटिकल हो सकती है, लेकिन जो कश्मीरियत है उसमें सेपरेटिज़म नहीं आता है, उसमें धर्म भी नहीं आता है। वो सभी धर्मों को मानते हैं। वहीं तीर्थ स्थान भी हैं, वहीं मुसलमानों की तीर्थ स्थान भी हैं, सिखों के भी हैं, सब हैं वहाँ। और कोई ये नहीं है इसको तोड़ेगा उसको तोड़ेगा, जो हम कई जगह हिंदुस्तान में देखते हैं तनाव तोड़ने और जोड़ने का। ये कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी 98% होकर भी कोई वो तोड़ने जोड़ने की सोचता ही नहीं है, और करने का तो सवाल ही नहीं है। तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सोच वहाँ नहीं है। तो ये उस सोच के खिलाफ जो हुआ है हमला, इसलिए लोगों को ज़्यादा गुस्सा है। और ये शुरू में आपने बताया कि अब क्या माहौल है, हिंदुस्तान भर में भी गुस्सा ही था जितना कश्मीर में था। फ़र्क इतना है कि वहाँ मातम मनाया जा रहा है। गुस्सा और मातम मनाना दो अलग चीज़ें हैं। गुस्से की एक्सट्रीम चीज़ होती है मातम मनाना, रोना धोना, बुरा समझना कि ये क्या हो गया, हमको बदनाम किया गया, जो हमारी सोच थी उसके खिलाफ थी, ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे धर्म पर ही इन्होंने अटैक कर दिया। इकोनॉमिक फैक्टर होगा, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर तो कुछ लोगों का होगा ना। बहुत सारे लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि भाई अलग टूरिस्ट गए तो पूरा, टूरिस्ट से कितने परसेंट, कितने होटलियर्स हैं, कितनी दुकानें हैं वो शहर में, लेकिन 99% जो देहात में रहते हैं उनको टूरिज़्म से क्या लेना जाना। न तो वहाँ होटल है, न उनका कोई टैक्सी है, न उनकी शिकारा है। तो ये तो 1 या 2% को टूरिस्ट से फ़ायदा उठता है। तो लेकिन इसमें 1-2% नहीं थे, इसमें किसान भी था खेत में रोने वाला, इसमें मज़दूर भी था, जैसे टूरिस्ट से कोई ना आने या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट भी था, स्कूल जाने वाले, जिसमें टीचर भी था, जिसमें मुलाजिम भी था, जिसमें पहाड़ पे रहने वाला भी था, ट्राइबल भी था, जिसमें हर जगह। मेरे कहने का मतलब कि ये एक अजीब ही दृश्य था कि जहाँ आप जिससे पूछो वो कह रहा जी मातम मना रहे हैं, बात करें आएंगे नहीं जी अभी ये मातम। जैसे हर धर्म में कोई चौथा होता है, तीसरा होता है, इस तरह का माहौल बन गया है, ये सोच है। अब इसका
क्या चीज़ है, उसको एक तो नेशनल मीडिया को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि ये जवाब, इससे बड़ा जवाब न तो हमारा देश दे सकता था, न मीडिया दे सकता है चलाने से। ये कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को ये जवाब दिया। ये पाकिस्तान के जनरल जो चिल्लाता है उसको जवाब दिया। ये कश्मीर जो टेररिस्ट पार से आते हैं या ट्रेनिंग हासिल कर, ये उनको जवाब दिया था। ये पूरी दुनिया को जवाब दिया था कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, और ये जो सेलेक्टिव किलिंग है, हम इस सेलेक्टिव किलिंग के ख़िलाफ़। ये तो एक चीज़ है। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सभी दूसरे जो हमारे बड़े भाई हैं, हिंदू भाई हैं, दूसरे भाई हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। अब यह है कि कश्मीर का लड़का कहीं पढ़ रहा है तो उसको पीटो, उसको मारने से पीटने से क्या निकलेगा? उसका बेचारे का क्या कसूर? उसको लेना देना है नहीं, उसको तो पता ही नहीं है। तो उससे हालात और फिर बिगड़ जाते हैं। उससे जो कश्मीर अपने आप से ही टोटली मेन स्ट्रीम में आ गया है, आप उसको फिर इस सेक्शन से फिर धकेलते हैं कि हमें नहीं चाहिए तुम्हें मेन स्ट्रीम में। तो ये इस पर मीडिया को भी रोल करना होगा और लोगों को अपनी सोच भी बदलनी होगी कि हमें एज ए कंट्री रहना है, मुल्क के तौर पे रहना है, तभी होकर हम ताकतवर हो सकते हैं। आज तक हमारी सबसे बड़ी ताकत है एटम बम। हमारी ताकत नहीं है। हमारा एटम बम से जो बड़ा एटम बम है वो हमारी यूनिटी है, वो हमारी डाइवर्सिटी है और फिर यूनिटी है। हमारी एकता है, हमारी अखंडता है, हमारा आपसी भाईचारा है। ये हमारा हज़ारों एटम बम से बहुत बड़ा है। ये ताकत अगर होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें मिटा नहीं सकती है। लेकिन सर, एक सवाल तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं, कई लोग भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। पहलगाम जैसे इलाके में जहां पर सुरक्षा होनी चाहिए थी, घंटे भर बाद इतने बड़ा आतंकी हमला हो गया और सुरक्षा वहां पर पहुंच रही है। आप क्योंकि बेहतर तरीके से समझते हैं, कि आपको लगता है कि इस इलाके में इतना बड़ा हमला हो गया, लोग आते हैं, किसी से धर्म पूछते हैं, मार कर भाग जाते हैं और सुरक्षा कोई वहाँ पर होती नहीं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि स्टेट बहुत बड़ी है और कल स्टेट गवर्नमेंट ने तकरीबन 30-40 जगह इस तरह की हैं जहां टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अब टूरिस्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो वहाँ टूरिज़्म के लिए बंद कर दिया उन्होंने, हम नहीं जाए। ये भी हो सकता है कि कमी हो या ना हो, लेकिन इतनी बड़ी स्टेट में अभी पहले फ़ौज की सबसे क्या या सिक्योरिटी की सबसे बड़ी क्या हमारी तो सीमाओं की रक्षा करना। एक तरफ से हमारी चीन है और वहाँ 60,000 किलोमीटर हमारे पहाड़ी है, इनएक्सेसिबल पहाड़ है, वहाँ भी हमारी फ़ौज। फिर पाकिस्तान के साथ पहाड़ है, वहाँ भी फ़ौज है। फिर मेनलैंड में भी हमारी आबादी में फ़ौज है, फिर बीएसएफ है, फिर सीआरपी है, फिर लोकल पुलिस है। तो ये भी एक पहलू है कि भाई हर पहाड़ी के पीछे हर जगहों में सिक्योरिटी रखना। फिर आप एक आदमी में नहीं रख सकते हैं, वो तो डेटरेंट होना चाहिए। 2 या 4 को रखोगे तो उनको मार लेंगे और हथियार ही ले जाएंगे। ऐसा भी हमारे पीछे हुआ है कि जहाँ हमारे 8-10 लोग हुए, वो 50 लोग आ गए, तो बजाय फ़ायदा कि हमारे हथियार भी चले गए और आदमी भी मारे गए। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं रात को देख रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई 30-40 के करीब जगहें बंद कर दी हैं। तो उसका मतलब है कि अगर वो 40 में जाते तो वहाँ भी घटना हो सकती थी, और उसका मतलब है कि कई हज़ार फ़ौज और भेजना। तो फ़ौज आखिर कितने भी भेजोगे आप, तो आपको देश की सीमाओं की, कश्मीर की, जिसमें देश, जब मैं कहता हूँ तो कश्मीर तो देश का ही है और सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट सीमा वही है। राजस्थान डिफ़िकल्ट नहीं है, गुजरात डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डिफ़िकल्ट नहीं है,
पहाड़ जो हमारे हैं वो लद्दाख के डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ आपको पाकिस्तान के साथ भी देखना है क्योंकि पीओ के हिस्से वहीं है, और अपने चीन के साथ भी देखना है। तो आप अब गार्डन्स में भी देखोगे कि टूरिस्ट कहाँ जा रहा है, खाना कहाँ खा रहा है। तो एक, मैं ये नहीं कहता कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट। मैं खुद सोच रहा था 5-6 जगहें टूरिस्ट की जो अभी 40 देखी मैंने बंद की है, तो मैं भी जाने वाला था। अगर ये नहीं गया होता, ये घटना नहीं होगी, तो मैंने 3 जगह के लिए प्रोग्राम बनाया, और अभी जब बंद हो गया ये, तो मालूम हुआ कि वहाँ ये वो बंद कर दिया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है। तो मैंने जाने के बाद पता चलता सिक्योरिटी। तो मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है कि हर जगह, जहाँ कश्मीर में कौन सी जगह है जहाँ स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। जम्मू में 3-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हर पहाड़ी के पीछे एक नया गुलमर्ग है, हर पहाड़ी के पीछे एक पहलगाम है। तो कितनी जगहें आप रखेंगे, ये चीज़ें। लेकिन इसका सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि पहलगाम में बहुत भीड़ होती है, अमरनाथ की यात्रा वहाँ से शुरू होती है, उसके बावजूद भी सुरक्षा दूसरा एरिया है, अलग अलग एरिया है ना। तो ये एरिया में मैं 79 में गया हूँ, और पहलगाम से गया था। हम 5-6 दोस्त थे, हम ऑन फुट गए थे, पैदल गए थे। वहाँ से चढ़दा है, अपहिल है, सड़क नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि ऐसी कई जगह हैं जिनकी 3 एक जगह तो मैं ही जाने वाला था, और जो कल मैंने देखा कि भाई वो मना कर दिया, उसका मतलब है एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है। तो मेरा जैसा आदमी भी जो चीफ मिनिस्टर रहा है, तो वो भी जाता और फंस जाता अगर कहीं मिलिटेंट होता। वो दूसरी बात है कि हमें सिक्योरिटी थी तो बच जाते हैं, लेकिन ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन में हर जगह सिक्योरिटी पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। सर, जिस तरीके से अब हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि सरकार कोई बड़ा एक्शन ले, विपक्ष भी मांग कर रहा है, सरकार के पक्ष के लोग भी मांग कर रहे हैं। कल एक बैठक होती है, तीनों सेना प्रमुख को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको छूट है, आपका समय, आपका टारगेट, आपकी कौन सी जगह होगी वो आप तय कीजिए। प्रधानमंत्री का ये कहना, तीनों सेनाओं को कहना, और अब आपको किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? और अगर कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, कोई किस तरह का अटैक होता है, कुछ होता है, उसका आप कश्मीर पर कितना बड़ा असर देखते हैं? देखिए, कश्मीर में जब भी कोई भी अटैक हुआ है तो कश्मीर में तो तनाव रहा है, और कश्मीर के ऊपर से ही सब वहाँ गोलियाँ बारूद वहीं ज़्यादा सब इस्तेमाल होता है, क्योंकि बॉर्डर है। बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा फायरिंग होती है, क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह भी हो, लेकिन फायरिंग यहाँ ज़रूर हो जाए। यहाँ उनको प्रेशर बनाए रखना है और होशियार भी रहना है। दोनों तरफ के फ़ौजों को बड़ा सतर्क रहना होगा। और अब कई सालों से ज़्यादा है, क्योंकि जब से चाइना ज़रा एक्टिव हुआ है लद्दाख में, तो अब और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कश्मीर में तो फ़र्क पड़ता ही है कि कहीं भी आप एक्शन करो तो जम्मू कश्मीर में उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता है। और जब बॉर्डर पे फ्लाई होती तो बॉर्डर के नज़दीक जितने हैं गांव, उनके लोग तो मरते ही हैं, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर में हो। बहुत सारे लोगों को जोग्राफिया का ज़्यादा नहीं मालूम है। पाकिस्तान जम्मू के ज़्यादा नज़दीक है, कश्मीर के नहीं। पीओ के नज़दीक हो सकता है कश्मीर के, बट नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान जम्मू के पास में। तो सर, आप चाहेंगे कि युद्ध जैसी स्थिति बने? क्योंकि अगर ये बनती है तो फिर बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तय कर सकती हैं, ना कोई इंडिविजुअल कर सकता है, और ना ही आम आदमी कर सकता है। हर आदमी चाहेगा बदला निकालना और अपने अपने सोच के हिसाब से बदला निकालना। लेकिन ये उन जो प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने भी निर्णय लिया, उन्होंने भी फ़ौज पर छोड़ा, क्योंकि जो फील्ड में है उन्हें मालूम है कि वो, उर्दू में एक मिसाल है, जितनी चादर है
उतने ही पाँव फैलाओ, हाँ? तो उनको मालूम है चादर कितनी है, तो पाँव उतने ही फैलाएंगे। वो हमारी फ़ौज को मालूम होगा कि उनके पास कितनी चादर है, मतलब क्या वो सक्षम। तो वो बहुत अच्छा फैसला है और मेरे ख्याल में हम सबको यकीन है अपनी फ़ौज पर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारी समंदरी फ़ौज हो, हम सबको उन पर यकीन है, पूरे देशवासियों को, और उनका यकीन है कि पीछे भी उन्होंने 47 से लेकर लेह ये कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, डट के उन्होंने मुकाबला किया। इसके अलावा सर इस बार जो पैटर्न नज़र आया कि धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई हैं कि कौन किस धर्म का है, ये जो पैटर्न बदला है ख़ासतौर पर कश्मीर में इस तरीके की आतंकी घटना में देखने को मिला है, ये क्या किस तरह इंडिकेट करता है सर? ये तो पहले कभी देखने को नहीं मिला। और आपने रिलीजन के तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज, ये तो मुझे लगता है ये पैदावार आर्मी के चीफ की है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट आर्मी चीफ माना जा रहा है, अपनी भाषा के लिए, अपनी ज़बान के लिए, अपनी। और ये आईएसआई वाला है, इससे पहले डीजी रहे हैं आईएसआई के। तो मुझे लगता है ये उनकी सोच है कि देखो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन हिंदुस्तान को बांट नहीं सका, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को लड़ा नहीं सका, तो ये चीज़ करो, इसमें आपस में लड़ाई हिंदू मुसलमान होगी तो फिर पाकिस्तान को आसान होगा ये लड़ाई लड़ने में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के मेजॉरिटी कम्युनिटी को पाकिस्तान की इस चाल में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के जनरल जैसा सोचते हैं जो उन्होंने पहलगाम में किया, हमने उसका जवाब प्यार और मोहब्बत से, यूनिटी से देना होगा। हमें पहले से 10 गुना ज़्यादा यूनाइट होना चाहिए। ये इसलिए भी लग रहा है कि वक्फ जैसा कानून आया तो जिस तरीके का विरोध चल रहा था, पाकिस्तान ने सोचा कि इस पे दौड़ा अटैक। मुझे लगता है नहीं, वक्फ का उसमें वो नहीं है, लेकिन जो इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, माहौल बनाने की ज़रूरत है कि हम वी आर ऑल यूनाइटेड, ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में तो वो वातावरण शुरू से ही है, लेकिन उसको और जो देश बढ़ता जाता है, आबादी बढ़ती जाती, अब 47 से लेकर आज 4-5 गुना आबादी ज़्यादा है, तो उस आबादी को भी तो कैटर करना है, उस आबादी को तो नैरेटिव देना है, और उस नैरेटिव ये होना चाहिए, यूनिटी का नैरेटिव होना चाहिए, टकराव का नैरेटिव। तो टकराव का नैरेटिव होगा तो हम उसमें दुश्मन की मदद करते हैं। आखिरी सवाल सर, क्योंकि कांग्रेस में भी आप रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, हर तरह से सहयोग करेंगे, जो भी एक्शन सरकार ले, लेकिन दूसरे नेता जो हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं कि विवाद बढ़ता है। कांग्रेस को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ रही है कि आप इस तरह के बयान मत। ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी है, और मैं बल्कि कहूँगा कांग्रेस को ही नहीं करना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के निचले लेवल पे अनाप शनाप सब स्टेटमेंट देते जाते हैं। मेरे ख्याल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहना चाहिए कि अपनी अपनी पार्टी के अंदर सब लोगों को समझाएं। बातचीत के लिए कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.